नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राहु और केतु का ट्रांजिट 2016 के अंदर क्या है। 2016 के अंदर राहु और केतु का गोचर क्या है हर एक साइन के मुताबिक। सबसे पहले सवाल यह है कि गोचर है क्या, ट्रांजिट है क्या। ट्रांजिट या गोचर का मतलब है जब ग्रह चक्कर आकाशीय मानचित्र के अंदर, ज़ोडिएक के अंदर अपना राशि परिवर्तन करें, अपनी स्थिति बदले, उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, उसको हम गोचर कहते हैं। गोचर का मतलब है जो चलने वाला है, ट्रांजिट का मतलब है जो ट्रांसफॉर्म के अंदर है, जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव के अंदर है, जो ट्रैवल कर रहा है। ग्रह नक्षत्र जो ग्रह चक्कर है, ये जितने भी ग्रह हैं ये एक तरह के ट्रैवलर हैं। ये राशि परिवर्तन करते जाएंगे। काल के एलिमेंट्स, समय का जो एलिमेंट है वो ग्रह नक्षत्रों से ही है और ग्रह नक्षत्रों के अंदर परिवर्तन आते रहेंगे। तो उस परिवर्तन को समय के आकार के अंदर जानना, काल की नीति के अंदर उस ग्रह की स्थिति को जानना, उसको हम गोचर विचार या ट्रांजिशन या ट्रांजिट कहते हैं। ज़ोडिएक के अंदर जो ग्रह नक्षत्र, जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसको जानना, उसका पहचान करनी, उसको एक्नॉलेज करना, उसका मतलब है ट्रांजिट, गोचर, चलने वाला। और गोचर विचार उसको कहते हैं। जिस तरह से जन्म कुंडली जब बनाई जाती है तो उसका बेस होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत बार आपके पास डेट ऑफ बर्थ होती है, प्लेस ऑफ बर्थ होती है, तो आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो उसमें फ़र्क होता है। आपके जन्म लग्नेश के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जन्म कुंडली आपकी बन जाती है। वो तो है आपकी जन्म कुंडली। जब हम ट्रांजिट की कुंडली, गोचर कुंडली जब हम चाहेंगे पता करनी, तो उसका गोचर का विचार, गोचर की गणना हम करते हैं एम्फ्री से, जंत्री से। आजकल एम्फ्रीज कंप्यूटराइज हो गई है, तो कंप्यूटर्स के अंदर वो कैलकुलेशन हमें मिल जाती है जिसमें हम गोचर विचार करते हैं कि ग्रहों की स्थिति आज क्या है, एक महीने बाद कब है, 15 दिन के बाद ग्रहों की स्थिति कब बदलने वाली है। आप एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एम्फ्री से भी कर सकते हैं, कंप्यूटराइज एम्फ्री से भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। लेकिन ट्रांजिट जो सिस्टम है, गोचर का जो सिस्टम है, उसमें 9 के 9 ग्रहों की जो स्थिति है उसको जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, किसी भी ज्योतिष आचार्य के लिए गोचर का जानना बहुत आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली भी कोई देखेगा तो गोचर की कुंडली उनको देख लेनी बहुत आवश्यक है। उसका इंस्टेंटेनियस इस में पोजीशन क्या है, ग्रहों की स्थिति। जन्म जब आप पैदा हुए थे, कभी कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसकी जन्म कुंडली तो बता दी, लेकिन गोचर कुंडली को भी देखना बहुत आवश्यक है कि इस समय इंस्टेंटेनियसली पोजीशन है क्या, 9 ग्रहों की स्थिति क्या है। वो अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ज्योतिष के आचार्य के लिए। प्लानिटरी पोजीशन क्या है, राइजिंग क्या है, डाउनफॉल क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर गोचर की कुंडली भी बनती, उसको जानना, उसके बारे में विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ज्योतिष के लिए। और भारतीय ज्योतिष के अंदर जो बेसिक थ्योरीज हैं कि सभी ग्रहों के अच्छे जो फल हैं वो थ्रू मून हमें मिलते हैं, वो भी गलत नहीं। पहली बात तो ये है कि जो मून है सबसे नज़दीक ग्रह हमारे धरती के वही है। सबसे ज़्यादा असर भी हमारे ऊपर मून का ही है, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी हैप्पीनेस के ऊपर, हमारी हार्मोनी के ऊपर, हमारी लाइफ स्पैन के ऊपर उसका सबसे बड़ा असर है। 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिसका बहुत असर है, एक सूर्य का जो हमारी आत्मा का कारक है, जो एक दूसरा मून जो हमारे विजन को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी हार्मोनी को, हमारी लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी ग्रहों के जो अच्छे फल हैं वो थ्रू मून मिलते हैं, ये भी विचार है उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि मून हमारे गवर्न करता है हमारे विजन, हेल्थ, हैप्पीनेस और लाइफ स्पैन, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर चंद्र राशि और चंद्र राशि को लगन मान के जो मून चार्ट बनता है उसका भी विश्लेषण होता है, उसके बारे में बड़ी बहस, उसके बारे में विचार किया जाता है।
और जो मून जहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पे मून है वो आपकी चंद्र राशि है। अगर उस जहाँ पे मून है अगर उसको लगन मान के बाकी ग्रहों को स्पर्श करें तो आपकी चंद्र राशि है। चंद्र राशि, अब राशि से बात करते हैं। राशि भारतीय ज्योतिष के अंदर हम साइन नहीं कहते, राशि कहते हैं। जी आपकी राशि कौन सी है? राशि का मतलब है कलेक्शन ऑफ स्टार्स। हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र हैं। हर राशि के अंदर 9 डिफरेंट पार्ट्स हैं। हर पार्ट के 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स हैं। हर पार्ट के 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स हैं। तो टोटल हर राशि का जो टोटल अमाउंट है वो 30 डिग्री के आसपास है। भारतीय ज्योतिष के अंदर ग्रहों की, नक्षत्रों की, उनकी पहचान, उनकी फॉर्मेशन, उनकी आकार, उसके बारे में बहुत विश्लेषण है जो जाना जाता है। उसके ऊपर बहुत विचार भी किया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अंदर राहु और केतु 2 ग्रह हैं, लेकिन ये इनविजिबल प्लैनेट है, ये नजर नहीं आते, अदृश्य प्लैनेट है। राहु को हम कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून या असेंडिंग नोड ऑफ द मून या ड्रैगन्स हेड। केतु को हम कहते हैं साउथ नोड ऑफ द मून या डिसेंडिंग नोड ऑफ द मून या ड्रैगन्स टेल। असल में राहु और केतु वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, गैलेक्सी के अंदर सूर्य, मून और धरती जिस जगह को घूमते घूमते जिस स्थान को काटते हैं उसको हम, वो जो पॉइंट्स हैं उनको, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रास्ता काटता है सूर्य, चंद्रमा और धरती का, उसको हम राहु और केतु मानते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब सूर्य धरती के ऊपर होता है और जो पाथ ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे धरती के ऊपर है उसको हम कहेंगे राहु, या जब असेंडिंग नोड ऑफ द मून, या उसको कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून, या उसको हम कह देते हैं ड्रैगन्स हेड, ये तो हमने नाम रखे हुए हैं। जब चंद्रमा धरती के नीचे उस रास्ते को काटता है जो पाथ है उसको कहते हैं डिसेंडिंग नोड ऑफ द मून, वो धरती के नीचे, या साउथ नोड ऑफ द मून या ड्रैगन्स टेल या केतु। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के एकदम सामने, लेकिन 180 डिग्रीज है एक दूसरे के सामने, 180 डिग्रीज है। राहु धरती के ऊपर है, केतु धरती के नीचे, वो पॉइंट जहाँ चंद्रमा उस रास्ते को काटते हैं। खास तौर पे ये जो दोनों नोड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है और ये इंपॉर्टेंस एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी है, ये इंपॉर्टेंस न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए भी है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए इनकी रहेगी। ये जो नोड है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये आउटर स्पेस में कोई फिक्स पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हमेशा ये बैकवर्ड चलते रहते हैं। ये पॉइंट्स फिक्स नहीं, आज यहाँ पे काटा है फिर दोबारा यहाँ पे, ये बैकवर्ड मूवमेंट होती है। इनको हमेशा रेट्रोग्रेड मूवमेंट के अंदर देखा जाता है, कभी डायरेक्ट मूवमेंट में नहीं होते। पुरातन काल के अंदर इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प के साथ एग्जैक्ट डेट्स देखी जाती थी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। क्यों? क्योंकि खास तौर पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान राज्यों के अंदर उत्पात हुआ करते थे। उत्पात किस तरह के? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम विद द वेदर एंड द क्रॉप्स एंड द एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन्स की इश्यूज, अकाल हो गया जी, बीमारी फैल गई, हेल्थ ऑफ द नेशन, उसके ऊपर भी बुरा असर है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर असर है। जब एक विद्रोह हो रहा है राज्य के अंदर, उसके अंदर भी सूर्य ग्रहण का, और जब लोग विद्रोह करते हैं, सेना ने विद्रोह कर दिया या राज्य के अंदर एक बहुत ज़्यादा अपोजिशन टेक ओवर कर गई, किंग को ले गई, या पूरे राज्य का पलटा हो गया और बहुत बड़ा कू हो गया, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स की डेट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती थी। और आमतौर पर राज ज्योतिषी ये डेट्स पहले निकाल के राजा को दिया करते थे ताकि वो थोड़ी तैयारी करे, और साथ में प्रेडिक्शन भी दिया करते थे कि इस साल सूखा होगा, अकाल पड़ेगा, क्रॉप्स कैसी होगी,
आप राज्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा होगा। दूसरे राज्य इस पे हमला करेंगे, विद्रोही जागेंगे, राज्य में विद्रोह होगा, शत्रु का दमन होगा, शत्रु जाग जाएंगे, राजा का नुकसान होगा, राज्य की हेल्थ वेलबींग, सभी डेट्स जो डिटेल्स होती थी हर कंट्री के अंदर उस राजा को लेके, कंट्री की स्टेबिलिटी के लेके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर तरह से होती थी। तो उसके अंदर ये जो डेट्स निकालनी होती थी, सूर्य ग्रहण, सन इक्लिप्स और मून इक्लिप्स, विदाउट ये नोड्स की गणना किए बिना ये डेट्स निकाली नहीं जा सकती थी, क्योंकि इन दोनों नोड्स का, राहु और केतु का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बनाने में सबसे बड़ा रोल तो इन्हीं का है। और इनका जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो अपने आप में अगर इम्पैक्ट है, तो वो किसी इंसान की बाइपोलर जो नेचर है उसके ऊपर, उसकी बिहेवियर के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है। वो राहु केतु का अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हर एक इंसान के ऊपर है। राहु, जिसको हम नॉर्थ नोड ऑफ द मून मानते हैं, असेंडिंग नोड ऑफ द मून कहते हैं, ड्रैगन्स हेड कहते हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पूरे विख्यात हैं, पूरे दुनिया में विख्यात है, बहुत जाने जाते हैं। अब राहु के अंदर पाप तत्व बहुत ज़्यादा है, इनका पाप तत्व बाकी 7 ग्रहों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। शनि के मुकाबले, मंगल के मुकाबले इनका पाप तत्व की कोई तुलना नहीं। बाकी जो ग्रह हैं वो अपना पाप तत्व बहुत हद तक छोड़ देते हैं, राहु का त्याग नहीं होता पाप तत्व से, हमेशा चलता रहता है। राहु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट राहु का किसी भी इंसान के अंदर उसको बहुत एक्टिव बनाएगा, बहुत डिसरप्टिव बनाएगा, बहुत शोर हल्ला गुल्ला उत्पात मचाने वाला बनाएगा, दिमागी तौर पे शैतानी दिमाग के मालिक होंगे, हमेशा दूसरों लोगों पर मुसीबतें ढाएंगे, मुसीबतों का कारण बनेंगे, और डायनामिक नेचर बहुत होगी, बहुत खड़ूस होंगे, किसी के साथ बनेगी नहीं, अपने आप में बहुत होंगे हर चीज़ के अंदर। राहु के अगर खड़ूस नेचर देखनी हो तो महाभारत में दुर्योधन को देख लें, हमेशा जले हुए हैं, हमेशा जले हुए भी हैं और अहंकारी भी पूरे हैं, और मुझे चाहिए भी कुछ नहीं, मुझे चाहिए भी सब कुछ, ये भी है। ईगो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। राहु के अंदर वो एक नेचर है, हमेशा डिससेटिस्फाइड है और बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। दुर्योधन को अगर देखें तो राहु का एक रूप वो भी है, हमेशा ऑकवर्ड है, हमेशा इरेशनल है, हमेशा आनंद लेने वाले हैं, फिजिकल प्लेजर उनको हमेशा चाहिए, बहुत क्रूअल हैं, बहुत रूथलेस नेचर है, किसी की कोई परवाह नहीं, किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। राहु किसी इंसान को ये नेचर दे देता है, हमेशा कॉन्स्पिरेसी करेंगे, षड्यंत्र अपनाएंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, दूसरे का नुकसान पहुँचाएंगे। जो स्पाइज होते हैं, जासूसी करने वाले, राहु उनको रिप्रेजेंट करता है। जो रेबल होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, राहु उनको गवर्न करता है। जो इन लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होती है किसी के प्रति, राहु उसको गवर्न करता है। जो किसी इंसान की इग्नोरेंस होती है, राहु उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो किसी के अंदर एरोगेंस होती है, पता भी है भी कुछ नहीं और मानना भी कुछ नहीं, एरोगेंट, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, क्या छोड़ो इसको, वो एक एरोगेंस की जो क्वालिटी है, इग्नोरेंस, एरोगेंस, कन्फ्यूज़न, ये राहु उसको गवर्न करती है। किसी भी इंसान के अंदर फोबिया का डर हो, कहीं चूहों का डर है, मकड़ी का डर है, किसी खास लाल रंग से डर है, फोबिया जो किसी इंसान के अंदर है, बंद कमरा कर दो तो वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, राहु वो डर पैदा कर देता है। वो किसी इंसान से भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी एनिमल से भी हो सकता है, किसी इंसेक्ट से भी हो सकता है, किसी कलर से भी हो सकता है, किसी वेजिटेशन से भी हो सकता है, किसी फ्लावर से भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी सिचुएशन से भी हो सकता है। कईयों को ऊंचाई जाके डर लगता है, उससे भी हो सकता है। राहु जब लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा होती है, राहु उसका एक कारक है। जब कोई लोग पाप का बहुत बड़ा कर्म कर लेते हैं, यानी आप उसको सुनते हुए डर जाएंगे, इतनी नीच हरकत करते हैं कई लोग कि पाप का कर्म करेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों का दिल दुखाएंगे, वो ईवल एक्ट, राहु उसको गवर्न करते हैं। अब तो ये राहु की अगर मैं बात करने बैठूंगा तो मैं तो 1 महीना इसके ऊपर चर्चा कर सकता हूँ, चलती रहेगी, ये तो खत्म होने वाली नहीं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है राहु के? पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जब टैलेंट देते हैं तो राहु अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। सब तो जो यूनिवर्स के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, थे क्या, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। जब टैलेंट देंगे किसी इंसान को अपना,
तो फोटोग्राफी के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सुप्रीमेसी दे देंगे कि आप उनके जैसा फोटोग्राफर दुनिया में नहीं होगा कोई, उनके जैसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपैरिजन नहीं होगा। इमेज फिल्म, जो फिल्मी फोटोग्राफी है, उसकी प्रेजेंटेशन वो बियॉन्ड कंपैरिजन होगी, एडिटिंग बियॉन्ड कंपैरिजन होगी। उनके साथ का सानी आप दुनिया में ढूंढ नहीं सकते। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये पूरी साइंस है सॉफ्टवेयर की, ये राहु की है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, राहु उसके कारक है। एलियन टेक्नोलॉजी, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी, राहु उसके कारक है। जब इंसान को फेम देंगे तो जितना स्काई है उतनी फेम दे देंगे। सक्सेस देंगे, जितनी स्काई की ऊंचाई है उतनी सक्सेस देंगे। जब किसी को खूबसूरती देंगे तो उतनी देंगे कि आप मुंह फाड़ फाड़ के, अपना मुंह आपका खुल जाएगा ऐसे और आंखें बाहर निकल आएंगी और आप दंग हो जाएंगे किसी की खूबसूरती देख के, इतनी खूबसूरती देंगे। जब राहु किसी का बल देंगे, किसी को स्ट्रेंथ देंगे, वो इतना दे देंगे जैसे शेर जितनी ताकत दे देंगे। जब इंटेलिजेंट करेंगे तो सुपर इंटेलिजेंट, गिफ्टेड। जब किसी के अंदर मेंटली शार्प करेंगे जैसे समुराई शार्प होती है। जब किसी को बहादुर बनाएंगे ऐसे जंगल में शेर बहादुर होता है, कोई सामना करने की ताकत नहीं रखेगा। जब सीक्रेटिव होंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे, हर बात में सीक्रेटिव। जो एक प्रोफेशन है स्पाइस का, एस्पिनाज का, एक्सटॉर्शन का, ये राहु का प्रोफेशन है। जब राहु किसी के पॉजिटिव हैं तो बहुत सक्सेसफुल करेंगे, बहुत बड़ी पोजीशन देंगे, लेकिन विरोधी बनाएंगे, रेबल बनाएंगे। रेबलनेस इनकी कन कन में है, विरोध करना कन कन में है, अपोज करना कन कन में है, उत्पात मचाना, शोर मचाना और दुनिया को बताना खराबी करके कि हाँ मैं हूँ, ये राहु है। विजन होगा बहुत यूनिक। आम लोगों की सोच होती है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, लेकिन राहु की सोच 4 डायमेंशनल होगी। ये आपके बारे में पूरा सोच लेंगे, ये आपकी हरकतें क्या होंगी, अपने बारे में तो उनको पता ही है। या आपकी जो आप 7 डिफरेंट टाइप्स की आपकी थिंकिंग होगी, वो आपकी हर थिंकिंग को पहले जान लेंगे कि मैं अगर ये करूँगा तो ये सामने वाला ये जवाब देगा, 1 ऑफ द 7 आप करेंगे। इतनी ज़्यादा स्मार्टनेस होती है और हर चीज़ को ढूंढ लेते हैं, रिसर्च करते हुए हर चीज़ की खाल उधेड़ उधेड़ के देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं। ये है। अब राहु जब हेल्थ प्रॉब्लम देगा किसी व्यक्ति को तो उसकी पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम होगी जो किसी टेस्ट से नहीं जानी जाएगी। आमतौर पे जब लोग आत्मिक तौर पे परेशान होते हैं, जिनके घरों के अंदर परेशानियां होती हैं, जैसे कहते हैं जी कुछ साया है, ये है, वो है, ऊपरी साया है या इनके अंदर कुछ आ गया है, वो सब चीज़ें राहु की हैं। कई बार लोगों की बीमारियां होती हैं जो किसी टेस्ट में नहीं आती, लेकिन लोगों की बीमारी होती है, वो दर्द की फॉर्म के अंदर हो, उनकी हेल्थ का इशू हो। कई बार वो आपके कोई भी टेस्ट करवा लो, कोई भी स्कैन करो, उसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो राहु की बीमारी होगी। कई बार उसके मेडिकल टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन आपकी हेल्थ इशू होगा। राहु किसी भी इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड देगा, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टेंडेंसी देगा, ये उनकी एक प्रकृति है। राहु अगर देखेंगे तो 12 राशियों में कन्या राशि को ये रूल करते हैं। सुप्रीमेसी होती है इनकी टॉरस और जेमिनी में। ज्योतिषाचार्यों का मत है अपना अपना। मेरा मानना है जेमिनी के अंदर ये एक्सॉल्टेड होते हैं, सुप्रीम होते हैं। सबसे ज़्यादा नीच इनका इफेक्ट होता है सजिटेरियस के अंदर, धन राशि के अंदर, लेकिन कई ज्योतिष के आचार्यों के मानना है सबसे ज़्यादा नीच होते हैं स्कॉर्पियो में। लेकिन मेरी ओपिनियन है कि धन राशि में सबसे नीच होते हैं, जेमिनी में सुप्रीम होते हैं और कन्या राशि को रूल करते हैं। ये है राहु के अंदर, ये ग्रहों में अगर साइंस के अंदर देखा जाए तो ये उसकी स्थिति होती है। राहु जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर में 6th हाउस में सुप्रीम होते हैं। तीसरे घर में राहु विराजमान हो तो आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकेंगे, भाग जाएंगे, कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा, भाग जाएंगे। आप आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, किसी से आप डरेंगे नहीं, सुपर कॉन्फिडेंट होंगे, मुंह फड़ लोगों के ऊपर तड़ाक से बात कर लेंगे, कोई घबराहट नहीं होगी और हमेशा आप जैसे एज ए वॉरियर होंगे। तीसरे घर में राहु ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 6th हाउस में जब राहु होगा, शत्रु कोई आपके सामने नहीं टिकेंगे, लोग वैसे ही आपका सामना नहीं करेंगे, कोई अपोजिशन आपके कर ही नहीं सकता।
लोगों की विल ही नहीं होगी आपके साथ फाइट करने की। ऐसा इंपैक्ट होगा 6th हाउस में। राहु जब नीच है तो 2 घर हैं अष्टम भाव में, यानी 8वें घर में और 12वें घर में, 12th हाउस में। 8वें घर में जब रीच है तो 42 की एज तक आपकी राइज एंड लक नहीं जाने देंगे। 42 की एज तक एक आधा डिवोर्स तो आपका करवा चुके होंगे, कई बार 2 करवा देते हैं, ऐसा हालात कर देते हैं। 8th हाउस के अंदर राहु है तो ऑपरेशन भी हो चुका होगा, पेट की प्रॉब्लम्स होंगी, गले की प्रॉब्लम होगी, थायराइड का इशू होगा, ये आम अलामतें होती हैं। मुकद्दर चमक पैदा करने में नहीं जाने देंगे। हर चीज़ आपकी रुक रुक के होगी, बहुत घिसक घिसट के चलेंगे। लोगों की स्पीड आपकी होगी 70 माइल एन आवर, आपकी स्पीड होगी 20 माइल एन आवर या उससे भी कम। अष्टम भाव का राहु आपके प्रोग्रेशन को बहुत मिनिमाइज कर देगा। रेट ऑफ प्रोग्रेशन आपकी एज के साथ मैच नहीं होंगे। आपकी एज बढ़ती जाएगी, तरक्की आपकी डिक्लाइन पे आएगी। 12वें घर में राहु जब आएगा, रातों की नींद हराम करेगा, आपको शेख चिल्ली बनाएगा, आपको जिद्दी भी पागलों की तरह बना देगा और आप किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। 12वें घर करो, आप स्टोरियाँ सुनाएंगे, आप ख्वाबों ख्यालों कहानियों की बातें करेंगे और कहानियों में ज़िंदा रहेंगे और कहानियाँ सुनाया करेंगे और एक सुपरफिशियल की दुनिया होगी जो आपकी दिमाग में होगी, उसी में रहना शुरू कर देंगे। ख्याल ही पुलाए जो शेख चिल्ली के थे, जी हाँ ये हो गया, मैं वो हो गया, होगा कुछ नहीं, लेकिन ख्याल ही पुलाए होंगे। लेकिन हमेशा 24 घंटे रात दिन इनसिक्योरिटी हमेशा आपके साथ होगी, अनसर्टेनिटी हमेशा आपके साथ होगी। ये एक बात बहुत बड़ी है। जन्म कुंडली के अंदर राहु का अपना एक स्थान है जिसको आप नकार नहीं सकते। जब नीच है तो बहुत नीच है तो उसके लिए उपाय करने चाहिए, जब उच्च है तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अगर कलर्स के अंदर देखा जाए, राहु का कलर कौन सा है? नेवी ब्लू कलर। राहु का कलर कौन सा है? स्मोकी ब्लू और नेवी ब्लू। राहु किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? एयर को, हवा को। मेटल कौन सी है राहु की? सिक्का, लेड। मेटल में देखें तो लेड है। अब लेड को जंग नहीं लगता, लेड का एक अपना एक रूप है, उसकी अपना एक यूज है। राहु का दिन कौन सा है? वेडनेसडे, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। राहु की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के दरमियान। राहु नंबरों में नंबर कौन सा है? 4 नंबर, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु और केतु 2 नोड्स हैं मून के। 19 महीने लगते हैं इसको राशि परिवर्तन करने में, 18 से 19 महीने, यानी 1.5, इसको एवरेज कहेंगे 1.5 ईयर चाहिए। राहु 2016 के अंदर, 2016 के अंदर, 2016 के अंदर 9 जनवरी को राहु ने राशि परिवर्तन किया, रेट्रोग्रेड हैं। इन्होंने कन्या राशि छोड़ के सिंह राशि में प्रवेश किया और उसके साथ साथ केतु ने भी राशि परिवर्तन करना था। उन्होंने पाइसेस मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश किया 9 जनवरी 2016 यूके टाइम, क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ तो यूके टाइम के मुताबिक, हमारे टाइम के मुताबिक 4:54:30 यानी 4:54 और 30 अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया। और अब ये अपने आप में यूनिक है और ये हमेशा रेट्रोग्रेड वक्री चलेंगे। बाकी ग्रह अगर शनि होता, मंगल होता, सूर्य होता तो उन्होंने तो परिवर्तन करना होता राशि का, तो उन्होंने करना था कन्या से छोड़ के लिब्रा में जाना था, लेकिन उन्होंने कन्या को छोड़ के सिंह राशि में नहीं जाना था, अनलेस वो वक्री होते तब। लेकिन सूर्य वक्री नहीं होते, लेकिन मंगल जो बाकी शनि तो वक्री होते रहते हैं, लेकिन राहु का हमेशा जो मूवमेंट है वो वक्री है, ये उल्टा घूमे है, ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं और ये इनकी अपने आप में कहेंगे कि ये एक यूनिकनेस है। राहु और केतु की एक अगर ग्रहों में देखा जाए तो ये बहुत मिस्टीरियस है, अनसीन पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, अनसीन पॉइंट्स भी हैं और एक्लिप्स बनाने में भी सक्षम है और सूर्य चंद्रमा के ग्रहण बनाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, एक वो प्लैनेट जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई मास नहीं, वो सूर्य चंद्रमा के ग्रहण लगा देता है, सूर्य चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है। अब वो कितना पावरफुल होगा। टेक्निकली ये वो प्लैनेट तो नहीं है जिनका मास हो। अब सन का, मून का, मार्स का, वीनस का, मरकरी का, जुपिटर का, सैटर्न का, इन सब का हम देखेंगे जी, इनका ये
डायमीटर है, ये इनका वेट है, ये ग्रेविटेशनल पुल की पावर है, ये इनका रेडियस है, इनका डिस्टेंस हमारे धरती से इतना है। अब ये बातें राहु केतु के अंदर नहीं है, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत है। जिस तरह ग्रेविटेशनल पुल, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चुंबक की आकर्षण शक्ति है, उसका इफेक्ट होता है, उसको स्वीकार करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका इफेक्ट है, उसको स्वीकार करते हैं। उस तरह से राहु और केतु का एनर्जी की फॉर्म के अंदर बहुत इफेक्ट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इसी वजह से इनको ग्रहों का स्थान दिया गया है। अगर इफेक्ट कोई ना होता तो बिना एक दो ऐसे ग्रह जो अदृश्य हैं, जो नजर ही नहीं आते, उनको ग्रहों का स्थान कौन देता? अगर आप भाई नजर ही नहीं आएंगे तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बना रहा है? अगर आप नजर नहीं भी आ रहे तब भी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दी हुई है आपने, तो उसका मतलब है आपके में कोई तो खूबी होगी और जो बहुत यूनिक होगी, तभी वो पावर सीट लेके बैठे हुए हैं। 9 ग्रहों के अंदर आपका एक स्थान है। अब 9 ग्रहों के अंदर आपको स्थापित किया गया है, और आपको जब स्थापित किया गया, सभी को पता भी है कि आपके अंदर पाप तत्व है, तब भी आपको वो स्टेटस दिया गया है ग्रहों का। बाकी ग्रहों को, बाकी राक्षसों को तो कोई ग्रह नहीं माना गया, नॉट एट ऑल। कुबेर को दिया गया है, बाकियों को तो नहीं कहा गया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनकी इंपॉर्टेंस 2 ऐसे ग्रहों के साथ इनकी की गई है जो बहुत अपने आप में। सैटर्न, दुनिया का, आप चाहे वेटर हो, चाहे सोलिसिटर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, चाहे आप कुक हो, शेफ हो, आप टैक्सी ड्राइवर हो, आप बूट पॉलिश का काम करते हो, आप बार्बर हो, आपके प्रोफेशन को कौन गवर्न करता है? सैटर्न। आपके सोर्स ऑफ इनकम को कौन गवर्न करता है? सैटर्न। आप एजुकेशन से, अपनी नॉलेज से, एबिलिटी से, आर्ट और क्राफ्ट से अपनी जीविका चलाते हैं। आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, आप ऑप्टिशियन हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, बैरिस्टर हैं, सोलिसिटर हैं, आप आईटी कंसल्टेंट हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। भाई आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं। तो आपकी जो बेस है उसका किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा ग्रह आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर। अब जुपिटर और सैटर्न, इनका ट्रांजिट तो देखना पड़ता है हर साल, हर एक के लिए। खासतौर पे वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड है, उनके लिए सैटर्न का भी ट्रांजिट बहुत ज़रूरी है, जुपिटर का भी ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी? होगा ज़रूरी, और देखना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये जो राहु केतु हैं, इनका भी ट्रांजिट देखना पड़ेगा। 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका ट्रांजिट आपको देखना पड़ेगा हर साल। सैटर्न जो प्रोफेशन के लिए, जुपिटर अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं आपके लिए, राहु और केतु दुख तकलीफें, मुश्किलें, क्राइसिस, ट्रॉमा के लिए। और ये जो 4 ग्रह हैं, इनकी जो मूवमेंट है बाकी ग्रहों से, 5 ग्रहों से सबसे स्लो है। अब जुपिटर की जो मूवमेंट है वो 11 से 12 और 13 महीने तक है। शनि महाराज बैठेंगे 30 महीने बैठेंगे, ठीक है ना, 2.5 साल। अब राहु की जो मूवमेंट है, केतु की मूवमेंट, ये 18-19 महीने ये बैठे हुए हैं। तो और बट इनकी अटेंशन इनको देनी पड़ेगी, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 2016 के अंदर राहु एंटर हुआ है लियो के अंदर और केतु एंटर कर गया है एक्वेरियस के अंदर। 2016 9 जनवरी के टाइम है 4:54:30, यानी 4:54:30 पर सुबह के अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में राशि परिवर्तन हुआ है। और लेकिन ये जो साल है ये नॉर्मल राहु का गोचर नहीं है। इसलिए नहीं है कि राहु भी लियो के अंदर बृहस्पति परिवर्तित कर गए थे, लियो को एक्वायर कर गए थे 14 जुलाई 2015 से लेके उनका बृहस्पति लियो के अंदर संचार कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं 10 अगस्त 2016 तक। अब राहु महाराज भी आ गए हैं। अब राहु और बृहस्पति दोनों इकट्ठे हैं। बृहस्पति तो हैं देवताओं के गुरु, एक साधु वृत्ति वाला इंसान, एक देवताओं के वृत्ति वाला इंसान, एक फिलोसफर, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक बहुत रिलीजियस माइंडेड, किसी को हर्ट करने वाला नहीं। साथ भी कौन बैठा है? जो दैत्य है, राक्षस है, लेकिन डिसीव करके देवता बना बैठा है, चीट करके अमृत पान कर लिया। अब कई ज्योतिष के चारों से बहस होती है, ओ जी कोई बात नहीं, वो जुपिटर संभाल लेगा। मैंने कहा जी उसको तो, राहु को तो नारायण नहीं संभाल सके। अब नारायण को भी वहाँ सोचना पड़ा, भी ये 2 टुकड़े कर दिए, अब वहाँ महादेव आ गए, भी छोड़ो बस करो यार,
ये 2 नहीं संभाले जाएंगे, अब 4 कर दोगे, 4 भी संभाले नहीं जाएंगे। संभालना किसने है? इसका तो अंत होगा नहीं, इनका तो विनाश होगा नहीं कभी। क्या करेंगे आप? उनको, नारायण को तो महादेव ने संभाला कि भाई बस करो, इनको काटते जाओगे, इनका अंत नहीं होगा, ये विनाश ना हो पाएंगे अब। हाँ, ये नहीं कि आपने सुदर्शन चक्र चलाया, 2 टुकड़े करिए, चलो छुट्टी खत्म, काम खत्म कर जाओ, ऐसे यहाँ पे नहीं होने वाला ये बात। राहु के साथ तो हुए नहीं, राहु तो फिर रहा है, अब पूरी तरह से विराजमान है। अब सभी ज्योतिष के चारों से मेरी बात भी बृहस्पति के साथ जाएंगे। जब नारायण जिसको नहीं संभाल सके, बृहस्पति क्या संभालेंगे? ये उस तरह से है, एक सुप्रीम जो ईवल, एक पापी तत्व, एक स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बैठ गया है। अब देखते हैं कैसा चलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है ये चंडाल दोष में कन्वर्ट होगा और चंडाल दोष के अंदर उसका अपना एक असर होगा। बृहस्पति राहु एक चंडाल दोष की यूनियन वैसे भी डिफाइन की गई है। अब चंडाल दोष क्या है? चंडाल दोष का मतलब है जब जो दोष किसी की जन्म कुंडली को लगता है या वर्ष कुंडली को लगता है, उसका मतलब है सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, दुख, तकलीफें, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद, अपने लोगों के साथ, पति पत्नी के अंदर, पारिवारिक लोगों के साथ, बहुत इमोशनली बहुत हर्ट है, बहुत लेट डाउन किया गया है, एक्सट्रीम स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है कि आपकी रातों की नींद, आपका दिन का चैन खत्म हो गया है। अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, पता नहीं कल कब क्या होगा पता ही नहीं, मुंह खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है, बहुत घबराहट है, अपनों से जुदाई हो गई है, सेपरेशन हो गई है, अलग हो गई है, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो गए, पैसे का नुकसान बहुत हो गया है, प्रोफेशनल लॉसेस बहुत हो गए। प्रोफेशनल लॉसेस इतने हो गए कि आपकी सोच से आपकी अकल काम करना बंद कर गई, ये होगा क्या? और लोगों ने इतने चीटिंग फ्रॉड आपसे कर ली है, प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी लोगों ने बेवकूफ़ बना के ठगी मार ली है। हेल्थ प्रॉब्लम, जिसका ताल्लुकात किसी इंसान की स्ट्रोक हो सकता है, उनको पैरालाइज हो सकता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है रूटीन के अंदर, ये चंडाल दोष उसके भी कारण है। और गुप्त शत्रुओं से नुकसान मिला, गुप्त शत्रुओं ने नुकसान पहुँचाया, ये चंडाल दोष उसका भी कारक है। पेरेंट्स बीमार हो गए, फादर साहब को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, चंडाल दोष उसका भी कारक है। फिजूल की भागदौड़ पड़ी हुई है, फिजूल के पैसे खराब हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा लेकिन फिजूल का टाइम वेस्ट हो रहा है, चंडाल दोष उसका भी कारण है। चंडाल दोष हर एक साइन के लिए डिपेंड करता है कि पोजीशन कौन सी है चंडाल दोष की, आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक, आपकी वर्ष कुंडली के मुताबिक चंडाल दोष की पोजीशन क्या है, हर एक साइन के लिए उसका एक अपना असर है। लेकिन मैं फिर घूम के बात करूँगा, ट्रांजिट और राहु लियो के अंदर चला गया है, राशि परिवर्तन किया है राहु ने 9 जनवरी 2016 से लेके, यूके टाइम है वो 4:54 पे है। राहु का जो गोचर है लियो के अंदर रहेगा 8 सितंबर 2017 तक, यानी 9 जनवरी 2016 से लेके 8 सितंबर 2017 तक राहु का जो ट्रांजिट है वो रहेगा। लेकिन राहु की और बृहस्पति की यूनियन जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये 10 अगस्त तक 2016 में, क्योंकि बृहस्पति ने लियो को छोड़ना है, 10 अगस्त से बृहस्पति छोड़ के लियो को कन्या राशि में जाएंगे, तो 10 अगस्त तक तो ये बरकरार रहेगा। तो ये बात है। आपका हमारी राहु की ट्रांजिट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप कृपया हमें लाइक दें। अगर आप जानना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में 1 महीना पहले और एडवांस हॉरोस्कोप के बारे में, तो जो आपके बेस्ड है मून साइन के ऊपर, तो अब आप हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपको सूचित कर सकें हम अपने एडवांस हॉरोस्कोप के बारे में।